राधे राधे भैया, वॉइस चेक करना बेटा, चेक कर लेना। कुछ लिखाया था क्या अभी? हाँ बेटा, तो लास्ट लेक्चर में जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ध्यान सुनना। अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड बातचीत कर रहे थे। जो मैकेनिक्स अपना पेपर है, तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से प्रारंभ होती है वह है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यदि हमें पार्टिकल की पोजीशन को, जो पार्टिकल है, सिस्टम है बेटा, आपको वो एक्सप्लेन करना है, वो समझाना है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जयपुर 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। अपन ने शब्द बोला, कहां से? भाई आपने एक वर्ड यूज किया जयपुर 100, कोई एग्जांपल ले लिया ऐसे कि जयपुर 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, लेकिन कहां से? आपने बोला सीकर से, माना। तो बेटा अपन जयपुर की कॉन्फ़िगरेशन को, जयपुर की पोजीशन को किसके रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं? सीकर के रेस्पेक्ट में। तो सीकर क्या हो गया उसके लिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कहानी का अर्थ यह है, अपन ये समझना चाहते हैं कि अपन को कोई भी सिस्टम एक्सप्लेन करना है, कोई भी कण अपन को समझाना है, तो कण को समझाने के लिए जिस समष्टि का उपयोग कर रहे हैं, जिस तंत्र का उपयोग कर रहे हैं, उस तंत्र को अपन क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र कहते हैं। ये पढ़ा था कल अपन ने। फिर इसके बाद आपने बात को आगे बढ़ाया था कि जो निर्देश तंत्र होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, वो बेटा न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ, अपन न्यूटन के नियमों की बात कर रहे हैं, तो न्यूटन के नियमों के आधार पर निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपने बात बोली थी, किसके आधार पर? न्यूटन्स लॉ के आधार पर, न्यूटन के नियमों के आधार पर। फिर आपने बोला था कुछ ऐसे निर्देश तंत्र होते हैं जो न्यूटन्स लॉ का फॉलो करते हैं, न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करें, अवैधों, उन्हें हम अजड़त्वीय कहते हैं। तो जड़त्वीय और अजड़त्वीय, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, किसके बेस पर आपने डिवाइड किया था? न्यूटन लॉ के आधार पर। किसके आधार पर? ऐसे ही बेटा यदि अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट पैरामीटर के आधार पे, किसके आधार पे? निर्देशांक प्राचल के आधार पे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो निर्देश तंत्र हैं भाई, आप जैसे समझना, ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, प्रेक्षक जो देख रहा है, ठीक है, पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट है, तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट आपने बोले एक्स और वाई, ये 2D में बता दिया आपने, 3D में लिखना चाहो जेड लिख लो, ठीक है। आपने कहा पार्टिकल कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? क्या होते हैं कोऑर्डिनेट? निर्देशांक क्या होते हैं? क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही। कोटि? नहीं नहीं नहीं, हाँ, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जिनके द्वारा पार्टिकल को एक्सप्लेन किया जाता है, तंत्र में परिभाषित वे बिंदु जिनके द्वारा कण को परिभाषित किया जाता है, उन प्रेक्षण बिंदु को अपन क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। समझ में आ गया? तो पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपने यूज लिए हैं, कण को परिभाषित करने के लिए, भाई पार्टिकल को आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, कण को परिभाषित कर रहे हो, तो कण को परिभाषित करने के लिए जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपने यूज लिए हैं, उन्हें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? निर्देशांक, निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देश तंत्र में परिभाषित वे बिंदु जिनके द्वारा कण की व्याख्या की जाती है, क्या कहलाते हैं? प्रेक्षण बिंदु या निर्देशांक। बात एक ही है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोल देते हैं या कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। तो कोऑर्डिनेट के आधार पे, किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट, निर्देशांकों के आधार पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, ये बेटा तीन प्रकार के होते हैं।
किसके आधार पे? कोऑर्डिनेट के बेस पर। और अभी थोड़ी देर पहले हम क्या कह रहे थे? न्यूटन के नियमों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। जिनमें न्यूटन लॉ वैलिड हो, न्यूटन के नियम वैध हो, इनर्शियल, और वैलिड नहीं हो, इनवैलिड हो, नॉन इनर्शियल, अजड़त्वीय। क्लियर टॉपिक? ठीक है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फिर हमने कहा निर्देशांकों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट, निर्देशांकों के आधार पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सर कौन कौन से? यदि कोऑर्डिनेट अपन यूज ले रहे हैं एक्स वाई जेड, तो इसे बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कोऑर्डिनेट प्राचल, वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक प्राचल एक्स वाई जेड के रूप में परिभाषित हो। किसके रूप में? कोऑर्डिनेट पैरामीटर हैं जो एक्स वाई जेड की फॉर्म में डिफाइन हो रहे हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। और ऐसा सिस्टम जिसमें बेटा कोऑर्डिनेट पैरामीटर आर, थीटा और फाई के रूप में, किसके रूप में? आर, थीटा और फाई के रूप में कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है, तो उसे बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, गोलीय निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं? गोलीय निर्देश तंत्र, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आ गया? तो वह निर्देश तंत्र, फर्स्ट ईयर है क्या अपनी? अच्छा बैठ जाओ। हाँ, वह निर्देश तंत्र जिसमें पार्टिकल के कोऑर्डिनेट आर, थीटा, फाई फॉर्म में प्रेजेंट हैं। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? तो उसे क्या बोलेंगे? गोलीय निर्देश तंत्र, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक्स वाई जेड फॉर्म में तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है भैया। और यदि एक बात को और समझो, ये जो आर होता है इसे रेडियल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, इसको त्रिज्य निर्देशांक कहा जाता है। आर को क्या बोला जाता है? त्रिज्य निर्देशांक, रेडियल कोऑर्डिनेट। और जो ये थीटा और फाई हैं, इन्हें बेटा हार्मोनिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रसंवादी निर्देशांक, इसलिए हार्मोनिक वर्ड ही अच्छा है इंग्लिश का ही। तो हार्मोनिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। आर क्या है? रेडियल कोऑर्डिनेट, त्रिज्य निर्देशांक। और थीटा और फाई क्या है? हार्मोनिक कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? कई बार पूछ लेता है स्फेरिकल हार्मोनिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? थीटा और फाई। गोलीय हार्मोनिक निर्देशांक क्या होते हैं? थीटा और फाई। यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, इसके बाद तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो बेटा यदि कोऑर्डिनेट पैरामीटर रो, फाई और जेड हो, क्या हो कोऑर्डिनेट पैरामीटर? रो, फाई और जेड, तो उसे अपन बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेलनी निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र? तो निर्देशांक प्राचल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट पैरामीटर, निर्देशांकों के आधार पर बात कर रहे हैं। तो निर्देश तंत्र कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कार्टेशियन हो गया भैया, स्फेरिकल हो गया और सिलेंड्रिकल हो गया। कार्तीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र और बेलनी निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होते हैं निर्देशांक? एक्स वाई जेड। क्या होंगे कोऑर्डिनेट पैरामीटर? कार्टेशियन में। और स्फेरिकल में क्या होंगे? आर, थीटा, फाई। आर क्या है? रेडियल कोऑर्डिनेट। थीटा, फाई क्या है? हार्मोनिक कोऑर्डिनेट। ठीक है। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट पैरामीटर क्या होंगे? रो, फाई, जेड। क्या होंगे? रो, फाई, जेड। इतना समझ में आ गया? क्योंकि आगे चल के ये सब काम आने वाले हैं। जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आपको कंजर्वेटिव फोर्स और ये पढ़ाएंगे तो वहां पे काम आएंगे कोऑर्डिनेट्स। हाँ भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि आप पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करो। नाम सुना है स्थिति सदिश? कण का स्थिति सदिश कैसे लिखते हो आप? क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल? ये आर वेक्टर पढ़ा है क्या आपने? तो आप ऐसे लिखते हो एक्स आई कैप, ये लिखते हो। आप कहते हो कि निर्देश तंत्र में परिभाषित ऐसा सदिश
जिसके द्वारा कण की स्थिति का निरूपण किया जाए उसे कण का स्थिति सदिश कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। अरे जो कण की स्थिति को निरूपित करता है वो कण का स्थिति सदिश कहलाता है। और जनरली अपन किससे नोट करते हैं इसे? स्मॉल आर वेक्टर से। कण के स्थिति सदिश को किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल आर वेक्टर से। क्या होता है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड ए कैप। बेटा एक मिनट सुनो, कई बार आपसे बोल देता है कण का स्थिति सदिश को कैलकुलेट करो। क्या करो? इसको कैलकुलेट। तो आपने 11th क्लास के इंट्रोडक्शन है तुम्हारे, जो आप बेसिक पढ़ के आए हो 11th क्लास में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर सीधी सी बात है, 3D में है सिस्टम, एक्स है, वाई है और जेड है, तो अपन 3D में एक क्यूब की इमेज कर लें। ये मान लिया अपन ने, ठीक है, कोई घन या घनाभ मान लिया, क्यूब या क्यूबॉइड। बेटा इधर देखना, ये अपन ने कौन सी एक्सिस मान ली? इसको। और इसको क्या मान लिया अपन ने? जेड एक्सिस। अपन एक बात जानते हैं, वेक्टर पढ़ा है अपन ने, तो वहां पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं क्या? तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? सही है। वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है। और ये अपना ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। इतना समझ में आ गया? अब अपन मान लेते हैं जो पार्टिकल है वो पार्टिकल पॉइंट पी पे प्रेजेंट है, यहां पे, ये मान लिया। और इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स अपन ने डिफाइन कर दिए, क्या है? एक्स, वाई और जेड। पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है? पॉइंट पी पर, और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स, वाई और जेड। और इसका पोजीशन वेक्टर हम दिखाना चाहें तो इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा भैया। और क्या है पोजीशन वेक्टर? आर वेक्टर। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? क्लियर यहां तक? हमने सबसे पहले एक क्यूबॉइड मान लिया और अपन ने कहा इस क्यूबॉइड में, इस घनाभ में बेटा पार्टिकल पॉइंट पी पर प्रेजेंट है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, वाई, जेड है। अच्छा, अपन को पोजीशन वेक्टर नोट करना है तो हमेशा ध्यान रखना पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होती है ओरिजिन पॉइंट टू पार्टिकल। कहां होती है? ये ओरिजिन पॉइंट और ये पार्टिकल, मतलब ऑब्जर्वर पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है। अरे यही तो बात बोलते हैं अपन। अच्छा भाई, अपन को आर वेक्टर निकालना है। चलो इस क्यूबॉइड का नामकरण कर दें अपन, इस पॉइंट को ए नाम दे दें, बी, सी, डी, ई, एफ, और ये दे ही रखा है अपन ने पी। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ी है आपने, ज्योमेट्री पढ़ी है आपने। अच्छा भाई इधर देखो एक मिनट, ज्यामिति पढ़ी है ना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से बोर्ड पे देखना, मैं पॉइंट ओ को बी से कनेक्ट कर रहा हूँ। पॉइंट ओ को किससे कनेक्ट कर रहा हूँ? बी से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये कनेक्ट कर दिया पॉइंट ओ, ये कनेक्ट कर दिया बी से। आ गए यहां तक समझ में? अच्छा, मैं ये पूछता हूँ, ये ओ ए आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ओ ए देखना, ये ओ ए, ये कौन सी डायरेक्शन में है? जेड में है। ओ ए कौन सी डायरेक्शन में है? अच्छा, और जो आपको ये ए बी दिखाई दे रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये कौन सी डायरेक्शन है? बेटा दोबारा सुनो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये ओ ए कौन सी डायरेक्शन में है? जेड में। और ए बी कौन सी डायरेक्शन में है? कंफर्म? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर जो ए बी है वो तो एक्स डायरेक्शन में है, सही लिखा है मैंने, और जो ओ ए है वो कौन सी डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में। कंफर्म है ना? और मैं आपसे बोलूं बीपी कौन सी डायरेक्शन में है? बीपी, बीपी। समझ में क्या नहीं आ रहा यार? ये ओ ए जेड डायरेक्शन हो गई, ये
एक्स डायरेक्शन है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, देखो ना बीपी कौन सी डायरेक्शन है, वाई नहीं हो गई क्या, तो बीपी कौन सी डायरेक्शन में है, क्लियर यहां तक। दूसरी बात, सर हम ए बी है उसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कौन सी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सर डायरेक्शन यूज लेंगे। अच्छा, तो डायरेक्शन यूज लेंगे तो एक्स, अब डायरेक्शन यूज लेना है तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसे ही ओ ए, ये हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ओ ए कौन सी डायरेक्शन में है, जेड में, तो क्या लिखूं मैं, जेड कंफर्म, और बीपी ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो क्या लिखूं भैया, बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया। ये डेटा अपन ने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, मैथमेटिक्स लगाइए केवल। अच्छा, अब तुम्हारी हल्की सी फिजिक्स का यूज कर ले, तुम्हें बेटा एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या, ट्राइंगल दिख रहा है क्या, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी, दिख रहा है क्या ट्राइंगल, अरे दिख रहा है। अच्छा, वेक्टर लॉ पढ़ा है त्रिभुज के लिए, वेक्टर एडिशन लॉ पढ़ा है क्या, ट्राइंगल के लिए वेक्टर एडिशन लॉ आता है, सदिश योग नियम कैसे लगाते हो, बताना कैसे लगाएंगे, या हेड से हेड कनेक्ट हो रहा है क्या, अरे हेड से हेड कनेक्ट हो रहा है क्या, तो वेक्टर ट्राइंगल लॉ कैसे लगाएंगे, कौन सा त्रिभुज बना है, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ, सदिश योग नियम से कैसे लगाते, हेड से हेड कनेक्ट हो रहा है तो ओ बी वेक्टर, ये लगाना आता है नहीं आता, ओ बी वेक्टर, क्योंकि यहां हेड से हेड कनेक्ट हो गया, इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, अरे जानते हो ना, ओ ए वेक्टर प्लस, तुम्हारे पास डेटा है क्या इक्वेशन फर्स्ट में, किस किस के डेटा है बताना, ओबी का तो मान है नहीं आपके पास, ओ ए का मान है क्या, कितना है ओ ए का मान, ए बी का मान है क्या, बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया। हमने क्या किया, ये ट्राइंगल यूज लिया और इसमें क्या लगा दिया अपन ने, सदिश त्रिभुज नियम, सदिश त्रिभुज, एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना मैं बोल रहा हूं, ओ बी, भाई इधर देखो ये चले ओ बी और ये पहुंच गए वाई डायरेक्शन में, नहीं आया यार समझ में, ये ओ बी और ये बीपी कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। अच्छा बेटा ये ट्राइंगल बन गया आपका, इस ट्राइंगल में लगाना बीपी वेक्टर, भाई हेड से हेड कनेक्ट हो रहा है ना, तो बीपी वेक्टर इक्वल टू ओबी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर, मैं सही बोल रहा हूं कि एक बार देखना, ट्राइंगल कौन सा है पहले तो ये बताओ, ट्राइंगल है हमारे पास ओ बी पी, इसमें वेक्टर एडिशन लॉ लगाना है, तो ओपी वेक्टर हेड से हेड कनेक्ट हो रहा है ना, बराबर क्या लिखूं मैं, ओ बी प्लस बीपी, चेक करो सही है क्या, भैया हेड से हेड कनेक्ट हो रहा है तो ओपी वेक्टर इक्वल टू ओबी, ये हेड और ये टेल बीपी, सही है। अच्छा, ओबी का मान हमारे पास इक्वेशन नंबर किस में है, ओबी का मान सेकंड में है, और बेटा बीपी का मान कौन सी इक्वेशन में है, तो फर्स्ट और सेकंड से मान रख रहे हैं यहां पे, ओपी वेक्टर इक्वल टू ओबी का मान रखा पहले तो, फिर बीपी का मान रखा, क्या है बीपी का मान देखना, चेक करना बीपी का मान, ये तो ओबी का मान हो गया, और ये किसका मान हो गया, किसका मान हो गया, बीपी का। बेटा ओपी का मान क्या है, डायग्राम में देखना ओपी क्या है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, फ्रॉम डायग्राम ओपी का क्या लिखूं मैं, आर वेक्टर, इनको सिमेट्रिक लिख दूं, एक्स वाई जेड, सही लिखा है क्या,
ये तो आपके पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आ गया। जब पार्टिकल रेस्ट स्टेट में हो, कौन सी स्टेट में? फिक्स कोऑर्डिनेट है उसके एक्स वाई जेड। कण का स्थिति सदिश जब कण विराम अवस्था में हो, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड भी निकालना जानते हो आप। कैसे निकालते हो? स्क्वायर रूट आर के मॉडुलस ऐसे तो लेते हो। आई कैप का कोफिशियंट क्या है? वाई का स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास। समझ में आ गया? तो ये हमने शायद 11th क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ चैप्टर में, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना, जब पार्टिकल रेस्ट में हो, जब पार्टिकल मूविंग में हो। तो ये सब बातें काम आने वाली हैं आपके। ठीक है, अभी आप मेन कॉपी में नहीं लिखेंगे, ये रफली लिख लो। नोट्स बनवाएंगे तब तरीके से बनवाएंगे, रफ में फास्ट लिख लो। ये मेन कॉपी में मत लिखना नोट्स। नोट्स मंडे से स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास से। जो अपनी मेन कॉपी है, यदि आपके पास रफ कॉपी नहीं है तो पीछे की तरफ लिख लो मेन कॉपी में। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो थ्योरी भी लिखवाएंगे, लैंग्वेज का यूज करेंगे। शानदार क्लास नोट्स तैयार करेंगे यहीं पे। और नेक्स्ट क्लास से स्पीड देंगे सिलेबस में अब। क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली में आपके एग्जाम 1 दिसंबर से आपको पता हो, तो आपके पास समय बहुत कम है। ये मान लो सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, 3 ही मंथ है अपने पास। अगस्त के 10 5 दिन तो तुम्हें क्लास सेटल होने में निकल जाएंगे, और तुम्हारा रक्षाबंधन ले जाएगा। तो इसलिए मंडे से नोटबुक ले आना और शानदार नोट्स बनाएंगे और सिलेबस में स्पीड देंगे। बना लिए डायग्राम? ये लिख रहा है फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ सदिश त्रिभुज नियम से। फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ सदिश त्रिभुज नियम से। त्रिभुज ओ ए बी के नीचे लिख रहा है सदिश त्रिभुज नियम से।
ऐसे ही इन ट्राइंगल ओबीपी के नीचे लिख रहा है फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ, सदिश त्रिभुज नियम से। लिख लिया? हाँ भाई, एक छोटा सा चार्ट और बनवा देते हैं आपको। लिखो, चार्ट बनाओ मेरे साथ साथ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र लिखना आप। इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखना। बनाओ चार्ट मेरे साथ साथ, निर्देश तंत्र। लिख दिया? यहां पे लिखना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। फिर फर्स्ट पॉइंट करके लिखो ब्रैकेट में, यहां पे न्यूटन के नियमों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के नियमों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के नियमों के आधार पर, और इधर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट पैरामीटर, निर्देशांक प्राचलों के आधार पर। निर्देशांक प्राचलों के आधार पर मतलब हम निर्देश तंत्र का जो विभाजन कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो डिवीजन कर रहे हैं, वो बेटा दो आधार पे कर रहे हैं, एक तो न्यूटन्स लॉ के बेस पर और दूसरा कोऑर्डिनेट पैरामीटर के बेस पर। लिख दिया? हाँ भाई। अब आपने जो न्यूटन्स लॉ के बेस पर लिखा है, यहां पे लिखेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिख दिया? यहां पे एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसमें लिखेंगे न्यूटन्स लॉ वैलिड, न्यूटन के नियम वैध। न्यूटन्स लॉ वैलिड, वैध मतलब लागू होते हैं भाई। वैध शब्द जानते हो ना? अनुमत होता है, वैध होता है, एक ही बात होती है। मतलब यहां पे न्यूटन्स के लॉ अलाउड होते हैं। यहां पे लिखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। हाँ भाई। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे नीचे? न्यूटन्स लॉ इनवैलिड, न्यूटन के नियम अवैध, या न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है, कोई से वर्ड लिख लो, न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है, फॉरबिडन या इनवैलिड वर्ड लिख लो। न्यूटन के नियम वर्जित हैं यहां पे। लिख दिया भाई? इसके बाद यहां पे लिखेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। लिख दिया? नीचे लिखेंगे यहां पे, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना। ऐसे लिखोगे एक्स वाई जेड,
ठीक है। और ऐसे दिखाएंगे निर्देशांक प्राचल, कोऑर्डिनेट पैरामीटर। जो कोऑर्डिनेट पैरामीटर है वो क्या होंगे, एक्स वाई जेड। ये लिखो एक्स वाई जेड और एरो लगा के दिखाओ, इनको क्या बोलते हैं, निर्देशांक प्राचल, कोऑर्डिनेट पैरामीटर। सेकंड आपका है गोलीय निर्देश तंत्र। गोलीय निर्देश तंत्र, केवल अभी आपने एक्स वाई जेड ही पढ़ा है। गोलीय निर्देश तंत्र, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, आर, थीटा और फाई। लिख देना निर्देशांक प्राचल, कोऑर्डिनेट पैरामीटर आर, थीटा, फाई। और थर्ड है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेलनी निर्देश तंत्र, बेलनी निर्देश तंत्र। यहां पे निर्देशांक प्राचल लिख दो, रो फाई जेड होंगे, रो फाई जेड। लिख दिया। मैं आपसे इसलिए भी बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे नई नई चीजों का परिचय होगा। जैसे अब तक आप एक्स वाई जेड में पढ़ के आए हो, ऐसे आर थीटा फाई में पढ़ोगे, ऐसे ही आप किस में पढ़ेंगे, रो फाई जेड के अंतर्गत पढ़ेंगे। मेरी बात आपके समझ में आ रही है। जैसे सुनो एक मिनट, अपन ट्वेल्थ क्लास में जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो आपके याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन पड़ा था 12वीं क्लास में, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य रिलेशन पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बिटवीन रिलेशन क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते थे हम, ये रिलेशन पड़ा हुआ है क्या आपका, चेक करना। ये रिलेशन पड़ा हुआ है क्या आपका, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, फिर ये क्या है, क्या है ये। ट्वेल्थ में कितनी परसेंटेज है, बेटा रहे आराम से, 87। और फिजिक्स में नंबर याद नहीं है, ये क्या होता है। तो ये रिलेशन आपने पढ़ा है, आप बोल रहे हो पढ़ाई नहीं पढ़ा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध पढ़ाई नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा ये रिलेशन तो। कई टीचर इसको ऐसे लिख देते हैं, बात एक ही है, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। कई टीचर ऐसे लिख देते हैं, ई डॉट डी आर। ये v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, नहीं पढ़ा, जोर से बोल, क्या बोल रहा है। द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण से क्या मतलब है, समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है यार हमारे। हाँ द्विध्रुव आघूर्ण है तुम्हारे टॉपिक। तो जब तुम द्विध्रुव पढ़ते हो तो वहां पे विभव कैलकुलेट करते हो, तो विद्युत क्षेत्र का मान रख के उसका इंटीग्रेशन करके विभव निकाल सकते हो। द्विध्रुव के लिए विभव जो तुमने केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर निकाला है, ये क्या है मुझे तो ये बताओ। वेरी गुड। क्यों बोला इसे विभव प्रवणता, इसका नाम होता है अवकलज संकारक। क्या नाम होता है इसका, अवकलज संकारक। और बेटा इसके 3 रूप होते हैं इस अवकलज संकारक के। जब इसके साथ डॉट लिखा जाए, डॉट प्रोडक्ट जानते हो, गुणा पढ़े सदिशों के गुणा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, अदिश गुणा, सदिश गुणा, पढ़े नहीं पढ़े। जब इसके साथ डॉट आता है तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं, तो इसका नाम होता है डाइवर्जेंस।
और जब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो इसका नाम होता है कर्ल। क्या नाम होता है? कर्ल, CURL, कर्ल बोलते हैं। इसे डाइवर्जेंस कहा जाता है, इसे कर्ल कहा जाता है। और जब इसके साथ न डॉट आए न क्रॉस आए तो इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। हिंदी में आप अभी बोल रहे थे प्रवणता, क्या बोलते हैं? और प्रवणता किसके साथ लिखी हुई है? विभव के साथ, इसलिए नाम इसका क्या हो गया? विभव प्रवणता। समझ में आ गया? तो यहां पे डॉट आ रहा है, क्रॉस आ रहा है? न डॉट है और न क्रॉस है, तो ये आपकी बात सही है, विभव प्रवणता है। वास्तव में ये क्या है? ये अवकलज संकारक होता है। क्या होता है? समझ में ही नहीं आ रहा भाई। जैसे भगवान है और उनके हाथ में आपको चक्र दिखाई दे रहा है। भाई साहब क्या दिखाई दे रहा है? चक्र। चक्र जानते हो ना, चक्र। तो कौन से भगवान है? विष्णु भगवान है, सीधी सी बात है। और हाथ में त्रिशूल दिखाई दे रहा है, तो बोले ना ठीक से। अरे नहीं आई बात समझ में? और कमंडल दिखाई दे रहा है, तो कमंडल, कमंडल मतलब नए चक्र है और नए त्रिशूल है, तो ब्रह्मा जी हैं। कोई शस्त्र होता है क्या उनके पास? कोई भी अस्त्र नहीं होता। नहीं आई बात समझ में? तो वो कौन से? ब्रह्मा जी हैं। तो सीधी सी बात है, ये बेटा डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, इसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, अवकलज संकारक। जब इसके साथ डॉट आता है तो डाइवर्जेंस, क्रॉस आता है तो कर्ल, और न डॉट है न क्रॉस है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? तो इसके कितने रूप हो गए? 3 रूप, डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट। बात समझ में आ गई? तो ऐसे अब इनको पढ़ोगे तुम आगे चल के, लेकिन हमें यही नहीं पता ये होता क्या है। तो ये बेटा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वो होता है आई कैप। तुमने न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए थे 12th क्लास में भाई? किए किसने थे साहब? ये फार्मूला होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर का, अवकलज संकारक का। ये फार्मूला होता है। पढ़ना क्या लिख रहा है? आई कैप डेल अपॉन प्लस जे कैप डेल अपॉन प्लस के कैप डेल अपॉन। समझ में आ गया? किसका फार्मूला है? डिफरेंशियल ऑपरेटर का। लेकिन अभी ये एक्स, ये और ये, इसका मतलब ये कार्तीय निर्देश तंत्र में है। कौन से निर्देश तंत्र में है? इसको हम स्पेरिकल में पढ़ेंगे। स्पेरिकल का मतलब गोलीय निर्देश तंत्र में। तो वहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? आर, थीटा, फाई। इसी को किस में पढ़ेंगे? सिलेंड्रिकल में। वहां पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? रो, फाई, जेड। अभी अपन 12th क्लास में बेसिक पढ़ के आए हैं, केवल एक्स वाई जेड पढ़ा है। अब यहाँ पे अलग अलग सिस्टम में हमको स्टडी करनी है। हमको आर थीटा फाई में पढ़ना है और हमको रो फाई जेड में भी पढ़ना है। समझ में आ गया? तो ये कहानी जो चैप्टर की है, ये कहानी अपन मंडे से स्टार्ट करेंगे। कब से स्टार्ट करेंगे? और मंडे से पूरी कहानी सुनाएंगे आपको। और तुम्हारे जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो साइंटिस्ट गैलीलियो की कहानी से स्टार्ट होता है। किसकी कहानी से? गैलीलियन साइंटिस्ट की कहानी से स्टार्ट होता है। आपके चैप्टर का नाम ही यही है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। तो सबसे पहले जो अब नेक्स्ट लेक्चर लगेगा तो उसमें आपको हम गैलीलियो की कहानी सुनाएंगे कि गैलीलियो ने क्या बोला था, रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, और गैलीलियन साइंटिस्ट के क्या विचार थे। और गैलीलियन के बाद न्यूटन की थ्योरी क्या आ रही थी, इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन आया था तो उसने क्या बोला था, कहां पे गैलीलियन साइंटिस्ट वर्क नहीं कर पाया था, गैलीलियो के लॉ कहां पे फेल हो गए थे। समझ में आ गया? कौन कौन से कारण थे जिनके कारण गैलीलियो साइंटिस्ट को सजा मिली थी? उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आजीवन कारावास का मतलब जब तक आप जीवित रहोगे, कहां पे रहोगे? जेल के अंतर्गत रहोगे। तो उन्होंने एक त्रुटि कर दी थी, एक गलती कर दी थी। उस गलती के कारण उन्हें क्या मिला था? आजीवन कारावास। लेकिन उनके देहांत के पश्चात कुछ बातें ऐसी थी जो उन्होंने कही थी जिनके कारण उन्हें आजीवन कारावास मिला था। उस समय के लोगों को वो ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्हें आजीवन कारावास दे दिया। बाद में पता चला कि उन्होंने जो बोला है वो सही है, लेकिन तब तक उनका क्या हो चुका था? देहांत हो चुका। समझ में आ गया? तो अपन सबसे पहले गैलीलियो की असफलता, फिर असफलता के कारण, इसके बाद एसटीआर थ्योरी जो आती है, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है, लिखवाया है मैंने, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर समझ में आएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जिसके फर्स्ट समझ में आ गया, सेकंड अच्छा समझ में आएगा,
जिस बच्चे के फर्स्ट समझ में नहीं आया सेकंड नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा, क्योंकि इनका रिलेशन है चैप्टर्स का। समझ में आ गया? पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर एक दूसरे से रिलेट है। जैसे तुमने वो चैप्टर नहीं पढ़े, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तुमने, तो केमिस्ट्री में एल्कोहल, ईथर, फिनॉल ये पढ़ के आए हो। कार्बनिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या? तो वहां पे पढ़े होंगे ये क्रियात्मक समूह, वो पूरी कहानी। तो जैसे वहां पे सिस्टम रिलेट करता था, मैकेनिज्म रिलेट, जो रिएक्शन पढ़ते थे उसकी मैकेनिज्म रिलेट होती थी, ऐसे कहानी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर एक दूसरे से रिलेट है। ठीक है, और ये ऐसे चैप्टर हैं जो 12th या 11th क्लास में आपने नहीं पढ़े। मेरी बात नहीं आई समझ में? आपने ये नहीं पढ़े, केवल आपने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये शब्द काम आने वाले हैं। ये वोकेबलरी है, वोकेबलरी समझ में आ गया? शब्दकोश है। जैसे अंग्रेजी वाला गुरुजी जब चैप्टर पढ़ाता है तो सबसे पहले स्पेलिंग लिखाता होगा, लिखाता है नहीं लिखाता? इसके बाद चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करता है। ऐसे ही ये स्पेलिंग मान लो फिजिक्स की, जो मैकेनिक्स वाले चैप्टर है, ये आगे काम आने वाली है। आगे बात समझ में? तो मंडे से शानदार नोट्स बनाएंगे, नई नोटबुक लेके आना है। ठीक है, और अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस को स्पीड देंगे। ठीक है, चाहे आपकी कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, इस बार सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम कर दिया नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कई बच्चे सर हमारी ये, हम राजस्थान से नहीं, अदर स्टेट से, कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, अब तुम्हारा और कोई डाउट है किसी प्रकार का तो बताओ बेटा।